हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेटा सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 कंसार्ड सेट नंबर 3 हम लोग देखेंगे। रिमेनिंग पार्ट जो है क्वेश्चन का आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया आंसर में आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर 4 जो है ये कह रहा है कि राइट नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इट्स वन एप्लीकेशन इन केमिकल सेल। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन क्या बताता है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन पहले क्या कहता है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। आप देख रहे होंगे यहाँ पर नर्नेस्ट इक्वेशन लिखा हुआ है। इट टेल्स अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या बताता है बेटा? रिलेशन बताता है। ये आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ये आपके पास रिएक्शन कोएफिशिएंट जो है ये है क्यू। तो हम लोग पढ़ लेते हैं इनका जो इक्वेशन है E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 अपान NF RT लॉग क्यू बेस 10। ठीक है, ये आपके पास है। अच्छा, जो उसके बाद इसका दूसरा इक्वेशन कैसे बनता है देखो। E इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपान N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेस 10। ठीक है, तो ये जो एक्टिव लिखा मतलब इस ब्रैकेट में लिखा है ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है आपके पास? यहाँ बेटा वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इन बैलेंस्ड इक्वेशन। ये तो इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये आप जब यहाँ पर रखते हो तो वैल्यू कैसे आता है? ये 0.0591 ये हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं। और इसमें केवल इक्वेशन पूछा है तो डिराइव करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है बेटा। जैसे ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग क्यू बेस 10। ठीक है, तो अब देखिए E यहाँ पर क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इतना लिया गया है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अच्छा, T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन 298। और यहाँ पर F जो है ना ये क्या है? फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम पर मोल। N क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये इतने की वैल्यू, ठीक है, 2.303 ये आप देखोगे 2.303 इंटू R इंटू टी अपान F, ये इतने की वैल्यू जब हम वहाँ रख रहे हैं, देखो ये आपके पास है 2.303 इंटू R की वैल्यू इंटू टी टेम्परेचर अपान F। जब इसको पुट रफ सॉल्व किया जाता है तो आपके पास आता है 0.0591। ठीक है, तो इसी वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन में लिख दिया गया है, आप जैसा है कि यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें बैलेंस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर Q जो है ना रिएक्शन कोएफिशिएंट है, इसकी जगह पर प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आएगा। चलो ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। कैलकुलेट ऑफ EMF ऑफ सेल या ई सेल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है। तो जैसे आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया जिंक, ठीक है, कॉपर प्लस 2 एक्वस, ये सॉलिड है। ये जिंक 2 प्लस एक्वस कॉपर सॉलिड में जा रहा है, N इक्वल टू यहाँ पर बेटा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। देखेंगे ना, जैसे ये जिंक जा रहा है किस में? जिंक +2 में, तो 2 का चेंज आ रहा है कि नहीं।
और यहाँ पर कितने, 2 का। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इन इक्वेशन। तो 2 का गेन हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है, लेकिन एक ही का आपको लेना, मतलब कितने का चेंज हो रहा है। तो मैं इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे लिखूँगा, देखो मैंने क्या कहा, ई सेल बराबर आपके पास क्या था यहाँ नर्नेस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू था ही ना 0.0591 तो मैंने उसी को ऐसे लिख दिया है 0.0591/2। अच्छा 2 यहाँ क्या आ गया, एन आ गया, एन की वैल्यू 2 आ गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन कितना हो रहा है 2 लॉग। अच्छा यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या है बेटा, जिंक 2 प्लस एक्वस, और आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट में क्या है, कापर 2 प्लस एक्वस। तो मैंने यहाँ रिएक्टेंट वाला लिखा, यहाँ पर प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सॉलिड कोई चीज़ होता है तो उसके कंसंट्रेशन को नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसको यूनिटी मान लिया जाता है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप 1 मान सकते हैं, यहाँ भी 1 मान सकते हैं, ठीक। तो जो आयन के फॉर्म में होता है उसी को आप लिखिए, ठीक। यदि आपके पास मान लो बेटा 2 आयन होता तो दोनों का आप कंसंट्रेशन यहाँ नीचे लिखते, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाती है, तो आप देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन आपके पास जो बनती है, ये जनरल सी इक्वेशन, इसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये देखिए ना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग। अब यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट है कि नहीं, एक्टिव मास सी और रेज टू पावर सी, इसका कॉफिशिएंट जैसे जो बैलेंस करने में जो नंबर आप लिखते हो ना उसी को पावर में लिखना, और डी यहाँ पर आ जाएगा। ये तो आपका प्रोडक्ट का पार्ट हो गया, जब दोनों आयन के फॉर्म में हो तो ऐसा लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट है, अच्छा इसी को आप मॉडिफाइड कर दिए हैं ना, तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट क्या है बताओ, प्रोडक्ट का है, ये पार्ट क्या है रिएक्टेंट का। तो मैं यहाँ पर क्यू की जगह पर ये पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्यू है, रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसे बोलता है। तो चलिए इसको हम लोग समाप्त किए, हालांकि उस समझाने के लिए पेज था, आप अपने पेपर में एपी बोर्ड के एग्ज़ाम में इतना मैटर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जितना हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसको आप नोट करके, इतना मैटर सफिशिएंट है, ये कैसे आता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पेज लाया था, ठीक है। चलिए दूसरी बात ये क्या करते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन को बताते हैं कि कोई सेल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उसकी फिजिबिलिटी को बताते हैं। तो चलिए फिजिबल रिएक्शन के लिए, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के लिए जो अपने आप से रिएक्शन होता है उसके लिए डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए और ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, तब वो रिएक्शन होगा। और एक लास्ट में नोट लिखा है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल कैलकुलेट करने के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने बेटा सॉलिड का क्लासिफिकेशन पूछ लिया है, ठीक है। तो लिखा है व्हाट आर सॉलिड सॉल्यूशन, क्लासिफाई देम। ये जो सॉलिड सॉल्यूशन है ना, ये टर्म जनरली यूज किया जाता है मेटल के लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप देखते हो यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन टर्म फॉर मेटल जनरली आप जानते हैं ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, आप उसे बोल देते हैं जनरली जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। और सॉलिड सॉल्यूशन टर्म यूज फॉर जनरली किसके लिए यूज होता है, मेटल के लिए। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ये आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन्होंने कहा क्लासीफाई देम ना, तो इसको क्लासीफाई करने के लिए आप इतना लिख दीजिए। देखिए मैंने कहा ना कि आपके पास, हालांकि अब यहाँ पर सॉल्यूट तो लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन जो सॉलिड सॉल्यूशन का नाम इस बेस पर दिया गया है वो जनरलाइज ऊपर किया गया है। सॉल्वेंट जिसका होगा उसी के नाम पर उस सॉल्यूशन का नाम पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा सॉलिड सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट। अच्छा गैस होगा,
और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, तभी सॉलिड सॉल्यूशन बोलोगे, इसी सॉल्वेंट के बेस पर ही बोलोगे। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम सॉलिड है ना, तो पैलेडियम के सरफेस पर हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास बेटा लिक्विड सॉलिड आएगा, फिर से ये देख रहे हैं, तो अमलगम आप मरकरी विथ सॉलिड, ठीक है, अमलगम मरकरी होता है ना, तो उसका अमलगम सॉलिड के साथ, सॉलिड सॉलिड जैसे कापर डिजॉल्व इन गोल्ड, गोल्ड में मिला दिया जाता है कापर वगैरह, तो आपके पास ये हो जाएगा। और अच्छा, सोल्यूशन की जनरली आप फार्मूला जानते हो ना, इस सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर आप टू आर मोर प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, सी पार्ट है आपके पास। और यहाँ पर देखो बेटा काफ़ी अच्छा यहाँ पर आया है कि आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन में कैसे डिटर्मिनेट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, और इसका केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ते होंगे और एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये है, तो लिखा हुआ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन आइडेंटिफाई बाय हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, आप जानते हैं कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोला जाता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। जैसा आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये मैं लिखा हूँ हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये कैसे यूज करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन के आइडेंटिफिकेशन में, तो चलिए उसको देखते हैं। आपके पास यहाँ देखेंगे बेटा, तो द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विथ प्राइमरी एमीन गिव एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है। अब मैं देखो इसको लिख दिया हूँ, ठीक है, यही है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा, ये प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन इसका नाम जानते हो C2H5 NH2 है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, प्राइमरी एमीन है। इसको लिखने का तरीका ऐसे कर दिया गया, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकाल दिया मैंने, देखिएगा निकाल दिया। अब इसी को दोनों को जोड़ दूंगा, HCl को बाहर करके सल्फर के साथ नाइट्रोजन को जोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने ऐसा ही कर दिया, HCl बाहर चला गया। अब इसका जो नाम है ना, ये N आप समझो, N ये क्या है, एथिल, एन एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये क्या होता है बेटा, सॉल्युबल इन एल्कली, KOH में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। क्यों होता है आपके पास ये, KOH तो बेस है ना, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है, एसिडिक होता है, इसीलिए ये सॉल्युबल होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करके सल्फोनामाइड बनाता है, जो एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकेंडरी एमीन की क्या कहानी है। सेकेंडरी एमीन में जब आप देखोगे तो यहाँ पर अब नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन लगा है ना, और 2 हमने C2H5 लगा दिया, सेकेंडरी एमीन बन गया। फिर आप वही कहानी कर रहे हो, हिंसबर्ग रिएजेंट से Cl और इसका H निकाल रहे हैं, फिर इसके बीच नाइट्रोजन सल्फर के बीच यहाँ बांड बनने वाला है, और बना दिया आपने बांड, बाकी को ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ये N है ना, ये N एथिल, मतलब N ये भी 2 बार एथिल है ना, तो N, N डाई एथिल, ठीक है, ये हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये इनसॉल्युबल इन एल्कली, ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब यहाँ देखो नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं है एसिडिक, जो ये बेस में सॉल्युबल हो जाए। तो सेकेंडरी अमीन जो सल्फोनामाइड बनाएगा वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, जो प्राइमरी बनाएगा वो एल्कली में सॉल्युबल होगा। तो इससे आप प्राइमरी सेकेंडरी को डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब हिंसबर्ग रिएजेंट देखिए टर्सरी अमीन के साथ क्या करता है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो टर्सरी अमीन के साथ बेटा रिएक्शन ही नहीं करता है। तो इस प्रकार से हो गया ना, दिस हिंसबर्ग यूज फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। तो हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का उपयोग करके प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन उसके साथ क्या करता है, सल्फोनामाइड जो बनाएगा वो सॉल्युबल होगा एल्कली में। सेकेंडरी अमीन जो सल्फोनामाइड बनाएगा वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। टर्सरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर डी का है।
ठीक है। फोर्थ का डी पार्ट अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये तो बच्चे जानते हैं, डीएनए आरएनए के 2-4 पॉइंट जनरली तो आप सभी लोग जानते हैं। 3 नंबर का आ गया है, तो 3 नंबर आप यहाँ से ले लीजिए। देखिए मैं एक तरफ लिखा हूँ डीएनए, एक तरफ आरएनए। डीएनए का नाम क्या होता है बेटा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, जो राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में वो डीऑक्सी राइबोज होती है ना, और इसका फार्मूला C5H10O4। इसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है C5H10O5, मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है, एक ऑक्सीजन यहाँ कम है, पॉइंट बी नोटेड। ठीक है। नेक्स्ट बात आप देखोगे तो इसमें डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है जिसमें लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड होता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है जिसमें शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है। अच्छा, डीएनए सेल्फ रिप्लिकेटिंग का काम करता है जबकि आरएनए में ऐसा नहीं होता है। आप उसके बाद देखेंगे, बेस जो ये आपके ऑप्शन में भी पूछा जाता है, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल बेस प्रेजेंट इन आरएनए। आप देख रहे होंगे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन 3 तो कॉमन है, बट यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर यूरासिल है। ठीक है, ये डिफरेंस है। अच्छा, जो आप कहते हो ना कि ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका नाम क्यों पड़ा है ना, तो देखो ये जो डीएनए में राइबोज शुगर होती है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अभी दूसरे कार्बन पर देखोगे तो ऑक्सीजन नहीं है, मतलब डी ऑक्सीजन, मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी, और डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। और ये कार्बन यहाँ बीटा है, तो ये ले रहे हैं बीटा D2, मतलब ये 2 है ना। डीऑक्सी मतलब दूसरे पर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी राइबोज। ठीक। और इसमें क्या होता है बेटा? इसमें राइबोज होता है, देखो बीटा डी राइबोज, क्योंकि दूसरे पर इसमें ऑक्सीजन है, इसीलिए इसके फार्मूले में देखो एक ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, और इसके फार्मूले में एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ देखोगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है यहाँ पर, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ हेडिंग आया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में लगभग इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रेशर अप्लाइड ऑन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, ये कंसनट्रेटेड है सॉल्यूशन साइड, फॉर स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ बाहर से जो हम लोग प्रेशर लगाते हैं उसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर के द्वारा। पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं बेटा, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये कंसनट्रेटेड है, यहाँ बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, देखो मैंने ऐसे किया है ना। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जा रहे हैं, देखो कंसनट्रेटेड की तरफ जा रहे हैं, तो इसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक, लेकिन हमसे पूछे ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या करेंगे हम? तो अब ये जो देखो डाइल्यूट से इधर जो जा रहा था ना, तो अब इस कंसनट्रेटेड की तरफ से बाहर से प्रेशर लगा दिया गया, जिससे इसके पार्टिकल अब इधर ना आ पाए। तो यही ऑस्मोसिस जो हो रहा था ना, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए बाहर से लगाया गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। चलिए अब रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन का हम हेल्प लेते हैं। यहाँ पर गैस इक्वेशन आपके पास है बेटा, PV = nRT। अच्छा, आप यहाँ पर प्रेशर को पाई से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम लिख सकते हैं PV = nRT। ठीक है, यहाँ पाई ले आया। ठीक। अच्छा, आप ये जानते हो बेटा कि मोल कैसे निकाला जाता है? वेट अपॉन मोलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई? W/m। चलो n की वैल्यू यहाँ रख दिया, पाई बराबर क्या हो जाएगा? W/m RT। ओके, आप देख रहे होंगे जब हम लोग V को इधर ले आए
तो यहाँ पाई बचता है, तो ऐसा फार्मूला W इंटू आर टी अपॉन एम इंटू बी ये मिल जाएगा। तो मेरे और इसके बाद आप यहाँ एक इसको और यहाँ पर हम इस पहले ही फार्मूले को ऐसे रख सकते थे, ये पाई बराबर क्या होता है बेटा, एन अपान बी आर टी। अच्छा एन अपान बी किसके बराबर मैंने कर दिया, मोलरिटी, और इसको सी से रिलेट कर दिया कंसंट्रेशन। अच्छा मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होता है। तो क्या इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा एम की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ, सी, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म है। तो मेरा ये जो फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन रिलेशन यहाँ पर मोलर मास और ऑस्मोटिक प्रेशर से पूछा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सैल्यूट, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस फार्मूले से। तो क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं, वेयर पाई बेटा क्या ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एम क्या मोलर मास ऑफ सैल्यूट, वेट स्मॉल डब्ल्यू क्या वेट ऑफ सैल्यूट, आर को उन्होंने यस से भी आप इक्वेट कर सकते हो। जैसे यहाँ गैस कांस्टेंट है तो सोल्यूशन पढ़ रहे हो तो यहाँ यस लिख सकते हो सोल्यूशन कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट ऑब्लिक सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या यहाँ पर आने वाली है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और टी यहाँ पर क्या बेटा टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सैल्यूट। यही पूछे हैं कि क्या रिलेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के बी पार्ट पर पहुँचते हैं। और बी पार्ट में यहाँ पर पूछ लिए इंस्टेंटेनियस रेट और उसका एवरेज रेट में क्या डिफरेंस है ये बताना हम लोगों को है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्वेश्चन ये, ठीक। एक्सप्लेन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिस्क्राइब टू फैक्टर व्हिच अफेक्ट देम। ये 4 नंबर का है, 2 नंबर का है। तो मैटर आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस को रेट को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, आर ए बी से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी डिफिनेशन पढ़ लो, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है, ओवर ए स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला जो आ रहा है आर ए बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल इन्वॉल्व इन द चेंज। तो आपके पास यहाँ पर एक रिएक्शन ले लो, आपके पास जैसे यहाँ पर है बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो एवरेज रेट कैसे लिखा जाएगा, तो आर ए बी बराबर माइनस डेल्टा एक्टिव मास आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये माइनस है क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बनेगा जैसे जैसे समय टाइम बीतेगा, और प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर एवरेज रेट को इस डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है बेटा आर ए बी बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये कैसे होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर T2 माइनस T1। अच्छा ये डेल्टा का मतलब यहाँ लार्ज चेंज, ठीक है, लार्ज यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो अब ये समझिए कि एवरेज में आप डेल्टा का यूज करेंगे। इंस्टेंटेनियस में हम लोग देखते हैं क्या यूज करते हैं। इंस्टेंटेनियस वाला जो मामला आपके पास ये देख रहे होगे, तो आर इंस्टेंटेनियस मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस जो लिखा है, तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, द रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट ओवर ए स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब तुरंत मतलब जो टाइम इंटरवल बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, हर एक पॉइंट पर आप निकाल सको इंस्टेंटेनियस रेट। तो आर इंस्टेंटेनियस यहाँ पर डी अभी यूज कर देते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी। अच्छा वहाँ पर डेल्टा यूज कर रहे थे, यहाँ पर डी। ये चेंज देखिएगा, इसका मतलब है स्मॉल चेंज, और वहाँ का मतलब थोड़ा था लार्ज चेंज था। बराबर क्या था, प्लस डी प्रोडक्ट अपॉन डी टी। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते थे इंस्टेंटेनियस रेट के लिए, आपके पास यहाँ आ रहा डी एक्स अपॉन डी टी, वहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी था। ठीक है, इसमें ये स्मॉल चेंज को बताता है।
लेकिन जब डेल्टा टी जो ये टाइम इंटरवल था इसको जीरो कर दो, ठीक है, जीरो अप्रोचेज जीरो, देन इंस्टेंटेनियस रेट बराबर हो जाता है एवरेज रेट। यानी ये एवरेज रेट वाला मामला यदि आप जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, उसका टाइम इंटरवल कम करते करते अप्रोचेज टू जीरो पहुंच रहे हैं, तब इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज रेट के। तो यहाँ पर मैं डी एक्स अपान डी टी बराबर क्या लिख दिया हूँ, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। चलिए इसके फैक्टर पूछे थे 2 नंबर, इसमें भी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहली बात देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैसा रिएक्टेंट है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, वो डिपेंड करता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। जैसे आप देखते हो बेटा, नाइट्रोजन है आपके पास, तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड होता है, तो नाइट्रोजन में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। इसी प्रकार से नाइट्रोजन से कार्बन में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। दूसरा समझ सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 0.1 मोलर NaCl रखा है, यहाँ पर ये 0.1 है, ये 1 मोलर, तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक सबसे आसान सा आप एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, सॉलिड लिक्विड गैस। अच्छा, किस में रिएक्शन फास्ट होता है, गैस में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है ना, क्योंकि इसके मूव करते हैं पार्टिकल, बहुत फास्टली मूव करेंगे, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट गैस में होने वाला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सी पार्ट है आपके पास, ये है डी ब्लॉक से रिलेटेड, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ लिखना है और कुछ प्रॉपर्टी लिखनी है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, जेड बराबर, ये जेड मतलब एटॉमिक नंबर है, एंड कापर 29, एंड आल्सो एक्सप्लेन टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। देखो क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24, क्रोमियम मैंने लिख लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। हाँ ये एक्सेप्शनल वाला था, तो आपके पास यहाँ पर 4s1 3d5 हो जाएगा बेटा, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 4s1 3d5, ठीक है। ये जो कहानी है इसको शार्ट में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए कापर का कर लेते हैं। कापर का जब करोगे तो यहाँ पर ऐसे करते जाओगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब यहाँ पर भी एक्सेप्शनल था, d10 हो जा रहा है। यहाँ पर फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल, तो फुल फील्ड हो जाएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, और ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल ना, ये हमेशा आपको मिलेगा। एक बार आप जब पहले या दूसरे सेट में जाओगे तो वहाँ डिटेल बताया गया है इसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देख ले हैं, फार्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। ये जो ट्रांजिशन मेटल क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कलर्ड क्यों बनाते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, फार्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखोगे तो इसी के तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, उसमें बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक। तो जैसे आपने देखा होगा ना, K4 FeCN का होल 6, ये आयरन ही तो है, तो ये ट्रांजिशन मेटल ही तो है। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादा बनाते हैं। कैटालिटिक नेचर, ये कैटालिस्ट का भी काम करते हैं, ये प्रॉपर्टी पहले एक्सप्लेन हो चुकी हैं। पैरामैग्नेटिक, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादातर क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो पैरामैग्नेटिक इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम लोग इसके डी पार्ट में आते हैं। डी पार्ट में देखेंगे बेटा, तो आपके पास इन्होंने CFT से रख दिया, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कह रहे हैं एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड राइट्स इज एप्लीकेशन, लिमिटेशन लिखना आपके पास। तो CFT आ गया है आपके सामने। CFT किसके बारे में बात करता है, मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो कहते हैं आयनिक नेचर का होता है। देखो आपके पास ये मेटल है और ये आपके पास लिगेंड है, तो इसके बीच जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बन रहा, ये कह रहे हैं आयनिक होता है। जबकि आपके पास इसके पहले की थ्योरी जो BBT थी, वो कह रही थी कि ये कोवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये अंतर है। तो यहाँ हम लोग आयनिक बॉन्ड को लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए, आयनिक नेचर फॉर्म बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड
मेटल आयन एंड लिगेंड अकॉर्डिंग टू CFT। अब CFT का मेन पॉइंट क्या है वो देखते जाइए। कह रहे ना, ये जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल स्प्लिटेड इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड, लिगेंड फील्ड के प्रेजेंस में क्या स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अच्छा, स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंपाउंड एंड इट्स नेचर, किस टाइप का कंपाउंड है, ठीक उस हिसाब से स्प्लिटिंग होती है। तो आप यहाँ पर देखोगे 2 तरह का स्प्लिटिंग होती है। पहला स्प्लिटिंग हम लोग देख रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड को डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एनर्जी का एक ले लिया लाइन। अब देखोगे बेटा यहाँ पर जो 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये फ्री आयन है, स्टेबल है, इसकी एनर्जी अभी देखो यहाँ कम है ना, ऊपर जाएगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे जब इन ऑर्बिटलों को ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लेकर जाते हैं तो थोड़ी सी इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो देखो यहाँ पर आ गया 5 ऑर्बिटल, लेकिन लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। तो ये 2 पार्ट में टूटता है। एक में आपके पास 2 ऑर्बिटल होते हैं जिसे EG बोलते हैं, और एक में जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं उसे T2G बोलते हैं, ठीक है। और ये हमने लिखा है स्प्लिटेड इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये स्प्लिट कर जाता है। अच्छा, तीनों के नाम देख लो बेटा, ये इसका नाम DXY DYZ DZX, ऊपर वाले का नाम क्या है DX² - y, यहाँ पर DZ², ठीक है। तो ये जो माना गया लाइन, ये वेरी सेंटर मान लिया, इसको आप 0 मान सकते हैं, ठीक है, इस चीज में। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ से ये ऊपर जा रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ रही है 0.6, और पान यहाँ नीचे कर रहे हैं तो -0.4, तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, इसी को डेल्टा वो कह रहा है, ठीक है। और या इसी को 10 DQ आपने बोल दिया, 10 DQ। अब 10 DQ कैसे ही आता है इसको हम लोग देख लेंगे, ऐसे अभी भी देख लो। 0.6 डेल्टा ओ बराबर होता है बेटा 6 DQ, और 0.4 का मतलब 4 DQ, तो दोनों टोटल कितना आ जाता है 10 DQ यहाँ पर आने वाला है। चलिए, तो स्प्लिटिंग था ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अब हम लोग देखते हैं स्प्लिटिंग जो हुआ है उसमें 2 तरह के आपको सेट मिले हैं। एक EG सेट मिला है टू हायर एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी ऊपर थी, हायर थी, DX² - y² DZ², और दूसरा T2G में 3 ऑर्बिटल थे जिसकी एनर्जी लो थी। अब चलो आप देखो ऑक्टाहेड्रल, अब हम लोग टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग देखेंगे। तो डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर से वही कहानी, इसमें थोड़ा सा हम लोग सिंप्लिसिटी लाने के लिए कोशिश करते हैं। आपके पास देखिए बेटा यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर आपके पास 3D ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 है ना, आप लिख सकते हो इसको 3D ऑर्बिटल हैं। अभी फिर से टूटेगा तो अब देखो T2 ऊपर चला गया और ये यहाँ पर नीचे आ गया, तो अब देखो 3 ऑर्बिटल ऊपर गया, ये यहाँ पर 2 ऑर्बिटल नीचे आया, ये डिफरेंस है। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, EG ऊपर था, मतलब यहाँ पर आपके ये 2 ऑर्बिटल थे, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल थे, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरह से स्प्लिटिंग हो गया। तो स्प्लिटिंग का नेचर डिपेंड करता है कि कंपाउंड कैसा है, ठीक है। तो DXY DYZ DZX। अच्छा, यहाँ पर आप अभी आसानी के लिए लिख सकते हो T2G और EG, जिससे आप भूल लेना, और लेकिन आगे चल के यहाँ पर केवल T2 यहाँ पर E ही आता है, ठीक है। तो आपके पास देखिए 0.4 यहाँ पर प्लस में जा रहा, 0.6 यहाँ पर माइनस में आने वाला, तो इस गैप को क्या बोला जाता है, डेल्टा T, और 10 DQ यहाँ भी बोला जाएगा। अच्छा, इसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में कुछ रिलेशन है क्या, देखिए ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होगी वो टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होगी, मतलब ये जो गैप होने वाला है ना, स्प्लिटिंग का गैप, ये आप समझिए थोड़ा बड़ा आने वाला है, ठीक। और दूसरी बात आप देखेंगे, अब थोड़ी कहानी यहाँ पर, रिलेशन का फार्मूला डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा O, ठीक है। और स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल इज मोर देन टेट्राहेड्रल, ये मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। अच्छा, नोट है ना, ये DQ वाली कहानी, डेल्टा O बराबर किसके होता है 10 DQ की। अच्छा, 0.6 डेल्टा O बराबर क्या होता है 6 DQ, और 0.4 डेल्टा O बराबर 4 DQ, तो 10 DQ हुआ ना। ऐसे डेल्टा T में जब जाएंगे तो ये भी 10 DQ के बराबर होगा, ठीक है। 10 DQ, 0.6 डेल्टा T बराबर 6 DQ, 0.4 डेल्टा T बराबर 4 DQ।
अच्छा, बेरी सेंटर से मैंने यहाँ पर लिखा, बेरी सेंटर से एनर्जी गैप जितना ऊपर होगा उतना बिलो होगा। ऐसा होने से लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, होगा। जितना एनर्जी ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, तभी तो कंजर्व रहेगा एनर्जी। तो चलिए इसके लिमिटेशन को देखते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट आप अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, ये कहानी जो यहाँ पर 10 DQ वाला है, ठीक है। लिमिटेशन में आ जाओ, क्या है लिमिटेशन इनकी। तो लिमिटेशन में जो हम लोग देख रहे हैं बेटा, इट डज नॉट कंसिडर कोवलेंट नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ये कोवलेंट नेचर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये आयनिक नेचर को कंसिडर कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा बात, इन्होंने ये नहीं बताया ये क्या कहते हैं, CFT क्या है। लिगेंड के बारे में कोई फोकस नहीं करती है, केवल मेटल ऑर्बिटल पर ही फोकस कर रही है। तो CFT नथिंग से लिगेंड ऑर्बिटल, ओनली फोकस मेटल ऑर्बिटल। कंसिडर ओनली d ऑर्बिटल इन मेटल एटम, सम केसेस s and p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट। तो ये केवल d ऑर्बिटल पर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा भी केस मिलता है जिसमें sp भी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। अच्छा, सम लिगेंड काज लार्ज स्प्लिटिंग व्हाइल अदर स्मॉल, कुछ के बीच स्प्लिटिंग गैप ज़्यादा होगा, कुछ में कम होगा, इसको भी इन्होंने नहीं बता पाया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, नो टॉक पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी को इन्होंने कोई बात नहीं किया। तो ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 पार्ट थे बेटा वो 3 मार्क्स से थे, तो 12 मार्क वहाँ, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट 4 मार्क्स से थे। तो हम लोग यहाँ पर आपके पास आज 28 मार्क का डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।